आज का दिन देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के लिए बहुत भारी है, क्योंकि आज ये साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को कल दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होना पड़ सकता है। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी द्वारा बचाव की तमाम कोशिशें आज ध्वस्त हो गई। सोनिया और राहुल गांधी अदालत में हाजिर होने से बचना चाहते थे और इससे संबंधित उनकी याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ये आज की सबसे बड़ी खबर है और आपको याद दिला दें कि यह खबर आपको सबसे पहले जी न्यूज ने ही दिखाई थी। हमने तमाम दस्तावेजों और अपनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के जरिए इस मामले को देश के सामने उजागर किया था और आज वही केस, आज ये नेशनल हेराल्ड केस राजनीति की दुनिया में सबसे चर्चित मां बेटे की जोड़ी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया है। इसलिए अब हम गांधी परिवार की सबसे बड़ी मुसीबत का डीएनए टेस्ट करेंगे। हम आपको इस पूरे केस के बारे में समझाएंगे, ये क्या फ्रॉड है, और आपको बताएंगे कि मात्र 50 लाख रुपए खर्च करके 2000 करोड़ रुपए बनाने का गांधी फॉर्मूला आखिर क्या है। वैसे इस केस में याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी का दावा है कि देश भर में नेशनल हेराल्ड की संपत्ति 5000 करोड़ रुपए की है। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले आपको यह बताते हैं कि आज अदालत में क्या हुआ। आज दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने 27 पन्नों के फैसले में कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। जस्टिस सुनील गौड़ के इस फैसले की कॉपी इस वक्त मेरे हाथ में है। इस फैसले के शुरुआती पन्नों का अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि कांग्रेस इस केस को लेकर कितनी बेचैन है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने इस केस में अपने बचाव के लिए अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल जैसे बड़े वकीलों को लगाया था, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद देश के ये दोनों सबसे बड़े वकीलों में से एक सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बचा नहीं पाए। यहां तक कि अदालत ने आरोपियों को तत्काल राहत देने से भी इनकार कर दिया। अब देखते हैं कि अपने फैसले में जस्टिस सुनील गौड़ ने क्या बातें कही हैं। अब मैं आपको पेज नंबर 22 पर क्या लिखा है वो पढ़कर बताते हैं। फैसले के पेज नंबर 22 पर लिखा है कि अखबार छापने की व्यावसायिक गतिविधियों वाली एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को ब्याज मुक्त कर्ज देने की जरूरत कहां से पैदा हुई। अदालत ने अपने फैसले में यह भी लिखा है कि अगर एजेएल यानी एसोसिएटेड जर्नल्स प्राइवेट लिमिटेड के पास 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति थी, तो फिर 90 करोड़ रुपए के कर्ज को संपत्तियों को बेचकर क्यों नहीं चुकाया गया। साथ ही कांग्रेस पार्टी द्वारा इतनी बड़ी कर्ज की रकम को छोड़ देने पर धोखाधड़ी के आरोप लग सकते हैं। अदालत ने यह भी कहा है कि एजेएल को यंग इंडियन कंपनी द्वारा हड़पने की साजिश भी रची गई है। यह भी समझ के बाहर है कि एजेएल की नेटवर्थ नेगेटिव में कैसे हो सकती है, जबकि इस कंपनी की संपत्तियां करोड़ों रुपए में है। ये देखिए, ये अदालत का फैसला है जो मैंने अभी आपको पढ़कर बताया, और सब कुछ इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। यहां अदालत ने एक विशेष टर्म का इस्तेमाल किया है और वो है स्पेशल पर्पस व्हीकल। स्पेशल पर्पस व्हीकल का क्या मतलब है, इस शब्द पर थोड़ी और रोशनी डालने के लिए हम आगे बढ़ते हैं और पेज नंबर 26 का विश्लेषण करते हैं, जहां अदालत ने लिखा है कि पूरे केस को देखने के बाद कोर्ट को यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि एजेएल यानी एसोसिएटेड जर्नल्स प्राइवेट लिमिटेड का नियंत्रण हासिल करने के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी यंग इंडियन कंपनी का इस्तेमाल किया गया। और एक सच यह भी है कि कांग्रेस पार्टी, एसोसिएटेड जर्नल्स प्राइवेट लिमिटेड और यंग इंडियन के मुख्य कर्ता धर्ता एक ही है। ऐसे में एक आपराधिक उद्देश्य का सबूत भी बनता है। तो मैं जो आपको पढ़कर बता रहा था उसमें साफ साफ यह लिखा है, जिसमें वो कहते हैं कि पिटिशनर हैड गॉन स्टेप फर्दर in conspiring to get this huge debt assigned to a special purpose vehicle that is Young Indian and thereafter to hijack AJL via Young Indian। देखिए, हाईजैक शब्द का इस्तेमाल इस अदालत ने किया है, टू हाईजैक AJL via Young Indian। यहां आपको फैसला सुनाने वाले जस्टिस सुनील गौड़ के बारे में भी पता होना चाहिए। जस्टिस सुनील गौड़ का करियर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में 1984 में शुरू हुआ था। 1985 में वो दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विसेज से जुड़े। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में कई बड़े सिविल और क्रिमिनल केसेस देखे, जिनमें शिवानी भटनागर मर्डर केस भी शामिल है। जस्टिस सुनील गौड़ दिल्ली मीडिएशन सेंटर, 30 हजारी कोर्ट और कड़कड़ डूमा कोर्ट में जज इंचार्ज भी रह चुके हैं।
और 11 अप्रैल 2008 को जस्टिस सुनील गौड़ को पदोन्नति के साथ दिल्ली हाईकोर्ट भेजा गया। मैं आपको जो पढ़कर बता रहा था उसमें सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप पेज 26 पर देखें, जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो ये है, जहां पर अदालत ये कहती है, आफ्टर हैविंग कंसीडर्ड द एंटायर केस इन इट्स प्रॉपर पर्सपेक्टिव, द कोर्ट फाइंड्स नो हेजिटेशन टू पुट इट ऑन रिकॉर्ड दैट द मोडस ऑपरेंडाई अडॉप्टेड बाय पिटिशनर्स इसमें कौन है? राहुल गांधी और सोनिया गांधी, in taking control of AJL via special purpose vehicle, particularly when the main persons in Congress party, AJL and Young Indian are the same. और अब है सबसे खास बात, evidences a criminal intent. Criminal intent कि ये evidence अदालत इनको मान के चल रही है। कुल मिलाकर ये सब कुछ गांधी परिवार के लिए एक शॉक थेरेपी यानी बिजली के झटकों के एक लंबे सिलसिले की तरह है। सोनिया गांधी के घर 10 जनपद से पटियाला हाउस कोर्ट की दूरी करीब 4 किलोमीटर की है, जिसे कार से 4-5 मिनट में तय किया जा सकता है और अगर पैदल भी चले जाएं तो आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। लेकिन ये एक ऐसी दूरी है जिसे सोनिया गांधी और राहुल गांधी तय नहीं करना चाहते। फिर भी नेशनल हेराल्ड केस सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ये दूरी तय करने के लिए मजबूर कर रहा है। ये गांधी परिवार के सबसे बुरे दिन अभी तक के कहे जा सकते हैं। यानी आज की रात सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर बहुत भारी गुजरने वाली है, काफी बेचैनी होगी उन्हें। कल अगर ये दोनों पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होंगे तो पार्टी की किरकिरी तो होगी ही, स्थिति शर्मनाक भी हो जाएगी, क्योंकि ये मामला संगीन है और आरोप भी कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि धोखाधड़ी का है। हालांकि इस पूरे मामले का एक दूसरा पहलू सुप्रीम कोर्ट है, जहां से सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनके वकीलों को राहत की उम्मीद अभी भी बंधी हुई है। जजेस ने इनको एक प्रकार से आरोपी ठहराया है और एक तो मैजिस्ट्रेट ने और अब दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कहा कि इसमें वजन है और इसीलिए हम आपका जो पिटिशन है उसको डिसमिस कर रहे हैं, ऐसा उनको बताया। अब सुप्रीम कोर्ट जाना वेस्ट ऑफ टाइम है, परंतु उनको अधिकार है जाने के लिए, जाएं तो जाएं। हमने अभी कैविएट भी फाइल कर दी है, तो मेरे सुने बिना सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई फैसला नहीं देगी कि इनको रोक देना है कि नहीं देना है। कल 8-10 बजे पटियाला हाउस में तारीख है, उसमें जो 6 आरोपी हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, मोहन दुबे, सुमन दुबे और सैम पिट्रोडा, ये इन सबको हाजिर होना है। क्योंकि हमारा ये मानना है कि कानूनी ढंग से, कानूनी तौर पे, कानूनी दलीलों के आधार पर इसमें अनेक विविध कानूनी खामियां हैं। पिछले 1.5 वर्ष से प्राथमिक दृष्टि से उन खामियों को समझा गया और मजिस्ट्रेट के निर्णय को गलत माना गया प्राथमिक दृष्टि से, इसलिए आंतरिक स्टे दिया गया था उच्च न्यायालय द्वारा। हम ऊपर के न्यायालय में जब जाएंगे तो वही उसी स्टे की कंटिन्यूएंस के बारे में दलील करेंगे। कानून सबके लिए बराबर है। आप इफ और बट की बात कर रहे हैं, हम इसको कानूनी चुनौती देने वाले हैं। जब इतनी बड़ी प्रॉपर्टी औने पौने भाव में आप लेंगे, फायदा होगा तो हिसाब भी देना होगा और कानून अपना काम कर रहा है। उनको अपना पक्ष रखने का अधिकार कोर्ट में है, इसलिए उन्होंने वो कोर्ट में गए थे खुद भी, और इस पर भी उनको जवाब देना होगा, क्योंकि भारत का कानून भारत की आम जनता के लिए और सोनिया जी और राहुल जी के लिए बराबर ही है। संविधान ने उनको बराबर का अधिकार दिया है। तो भारत के अंदर कानून से लुका छिपी ज्यादा देर चलती नहीं है। कानून को फेस करना पड़ता है और उनको फेस करना पड़ेगा। जी न्यूज ने नेशनल हेराल्ड केस को लेकर लगातार रिपोर्टिंग की है। यहां आपको नेशनल हेराल्ड केस का एक रिवीजन करवाना आज बहुत जरूरी है। वर्ष 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस पार्टी के पैसे से लखनऊ में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई थी। यह कंपनी अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज नाम से अखबार निकालती थी।
नेशनल हेराल्ड के शुरुआती संपादक जवाहरलाल नेहरू थे और प्रधानमंत्री बनने तक वो हेराल्ड्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन रहे। आजादी के बाद एसोसिएटेड जर्नल्स को देश भर में काफी जमीनें मिली, सस्ते दर पर लोन मिला और इसकी संपत्ति लगातार बढ़ती गई। कांग्रेस पार्टी का मुखपत्र बन जाने की वजह से बाद में नेशनल हेराल्ड का प्रसार बढ़ा नहीं और उस पर गंभीर आर्थिक संकट आ गया। हालत इतनी बुरी हो गई कि आखिर में वर्ष 2008 में नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन बंद हो गया। उस वक्त एसोसिएटेड जर्नल्स पर करीब 90 करोड़ रुपए का कर्ज था। एसोसिएटेड जर्नल्स पर कर्ज तो था, लेकिन देश भर में उसकी संपत्ति करीब 2000 करोड़ रुपए की थी, जिस पर मालिकाना हक के लिए धोखाधड़ी की ये चालें चली गई। और यही नेशनल हेराल्ड केस का असली मुद्दा है। इसके लिए कांग्रेस नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगे हैं। ये सब कैसे हुआ, ये जानना भी आज आपके लिए बहुत दिलचस्प रहेगा। ये कहानी 23 नवंबर 2010 से शुरू हुई, जब गांधी परिवार के करीबियों ने यंग इंडियन नाम की एक कंपनी बनाई, जिसमें सोनिया गांधी के 38% और राहुल गांधी के भी 38% शेयर थे। यानी कुल मिलाकर इन दोनों के नाम 76% हिस्सा था। यानी 76% हिस्सा कंपनी में सोनिया और राहुल गांधी का था, जबकि बचे हुए 24% शेयर राहुल गांधी के करीबी सैम पित्रोदा, गांधी परिवार के एक और करीबी सुमन दुबे, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी ऑस्कर फर्नांडिस और एआईसीसी के कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा के हैं। यानी यंग इंडियन कंपनी असलियत में कांग्रेस पार्टी प्राइवेट लिमिटेड ही थी। इस कंपनी की पेड अप कैपिटल सिर्फ 5 लाख रुपए थी और इस पूरे मामले में जी न्यूज लगातार इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग आपके सामने करता रहा है। हमने पिछले वर्ष अगस्त से लेकर अब तक लगातार इस मामले के अपडेट्स आपको दिए हैं। हम आपको ये पहले ही बता चुके हैं कि कैसे यंग इंडियन कंपनी के जरिए ये धोखाधड़ी हुई और आज कोर्ट ने भी यंग इंडियन कंपनी को स्पेशल पर्पस व्हीकल कहकर हमारी खबर पर एक तरह से मोहर लगाई है। अब हम आपको इस मामले से जुड़ी अपनी पुरानी रिपोर्ट की एक वीडियो क्लिप दिखा रहे हैं। इसे आज आपको ध्यान से देखना चाहिए, लेकिन इसे देखते वक्त आपको यह भी बात ध्यान में रखनी होगी कि जी न्यूज सबसे पहला वो चैनल था जब हमने इस पर रिपोर्टिंग शुरू की थी और ये वो वक्त था जब देश के बाकी मीडिया को इस पूरे केस में कोई मेरिट नजर नहीं आ रही थी और हम अकेले ऐसे चैनल उस वक्त रहे जिसने इस पूरे केस की तरफ देश का ध्यान खींचा था। अब इस यंग इंडियन कंपनी ने क्या क्या किया, ये आपको बताते हैं। अस्तित्व में आने के अगले ही महीने में यंग इंडियन कंपनी ने नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज अखबार की पब्लिशर कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड का अधिग्रहण करने का फैसला कर लिया, जिस पर उस वक्त करीब 90 करोड़ रुपए का कर्ज था। यंग इंडियन कंपनी ने एसोसिएटेड जर्नल्स से कहा कि वो अधिग्रहण के बदले में एसोसिएटेड जर्नल्स की 90 करोड़ रुपए की देनदारी को उतारने की जिम्मेदारी लेते हैं और इस तरह से नेशनल हेराल्ड कर्ज से मुक्त हो जाएगा। यंग इंडियन के बोर्ड ने एसोसिएटेड जर्नल्स के अधिग्रहण के लिए एक प्रस्ताव पारित किया और बोर्ड ने एसोसिएटेड जर्नल्स के चेयरमैन से बातचीत के लिए मोतीलाल वोरा को जिम्मेदारी दी। अब यहां पर सबसे दिलचस्प तथ्य यह है कि उस वक्त एसोसिएटेड जर्नल्स के चेयरमैन खुद मोतीलाल वोरा ही थे। यानी मोतीलाल वोरा को ही यह जिम्मेदारी दी गई कि वो अपने आप से ही बातचीत करें और इस बातचीत के जरिए यंग इंडियन द्वारा एसोसिएटेड जर्नल्स के कर्ज को उतारने की जिम्मेदारी लेने का प्रस्ताव रखें। आपको यह सुनकर भी बहुत हैरानी होगी कि कांग्रेस ने एसोसिएटेड जर्नल्स को 90 करोड़ रुपए का बिना ब्याज का कर्ज भी दे दिया, इंटरेस्ट फ्री लोन दिया 90 करोड़ रुपए का। उस वक्त कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भी खुद मोतीलाल वोरा ही थे। यानी एक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल सिर्फ 5 लाख रुपए थी, उसे 5000 करोड़ रुपए की संपत्ति वाली कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स का मालिकाना हक मिल गया और वो भी सिर्फ 50 लाख रुपए खर्च करके। अब देखिए कि कैसे यंग इंडियन कंपनी ने सिर्फ 50 लाख रुपए में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड का मालिकाना हक हासिल कर लिया। ये काम 4 सोची समझी चालों की मदद से किया गया। पहली चाल ये थी कि कांग्रेस पार्टी ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को करीब 90 करोड़ रुपए का अनसिक्योर्ड लोन दिया। दूसरी चाल ये थी कि कांग्रेस पार्टी ने अपने अंदरूनी रिकॉर्ड्स में 90 करोड़ रुपए के कर्ज का जिक्र तो किया, लेकिन इस रकम की वापसी कैसे होगी इस पर कुछ नहीं लिखा गया। अब तीसरी चाल देखिए। इसके बाद कर्ज देने वाले यानी कांग्रेस पार्टी और कर्जदार यानी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के बीच में एक नई कंपनी का नाम आ गया जो थी यंग इंडियन।
और चौथी चाल ये थी कि यंग इंडियन ने अपनी बैलेंस शीट में 50 लाख रुपए का लोन दिखाया, जिसका भुगतान उसने एसोसिएटेड जर्नल्स का कर्ज उतारने के लिए कांग्रेस पार्टी से हुए समझौते के लिए किया था। मामला काफी पेचीदा है। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड ने यंग इंडियन कंपनी को कांग्रेस पार्टी से लिए गए कर्ज के बदले 10 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से 9,02,16,898 शेयर्स अलॉट कर दिए। ये बात यंग इंडियन कंपनी की 31 मार्च 2012 की बैलेंस शीट से साबित होती है। बैलेंस शीट में ये लिखा हुआ है, यानी यंग इंडियन कंपनी ने कांग्रेस पार्टी के 90 करोड़ रुपए से नेशनल हेराल्ड ग्रुप की 5,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति हासिल कर ली और उसे सिर्फ 50 लाख रुपए का खर्च दिखाना पड़ा। यहां सबसे बड़ा तथ्य यह है कि यंग इंडियन कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कुल मिलाकर 76% हिस्सेदारी है, यानी ये एक तरह से पार्टी के पैसे का दुरुपयोग का मामला भी बनता है। इस पूरे मामले में कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं और राहुल गांधी और सोनिया गांधी को इन सवालों के जवाब देने के लिए अब तैयारी कर लेनी चाहिए। पहला सवाल यह है कि कांग्रेस ने एसोसिएटेड जर्नल्स को 90 करोड़ रुपए का बिना ब्याज का कर्ज क्यों दिया, जबकि नियम यह है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी भी व्यवसायिक काम के लिए कर्ज नहीं दे सकती और इस मामले में तो इंटरेस्ट फ्री लोन दिया गया है। सवाल यह भी है कि एसोसिएटेड जर्नल्स के शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी की यंग इंडियन कंपनी को ट्रांसफर कैसे हुए, जबकि यंग इंडियन कोई अखबार या जर्नल निकालने वाली या कोई मीडिया कंपनी भी नहीं थी। सवाल यह भी है कि जब एसोसिएटेड जर्नल्स का ट्रांसफर हुआ तब तक उसके ज्यादातर शेयर होल्डर्स इस दुनिया में नहीं थे। ऐसे में उनके शेयर किसके पास गए और कहां इस वक्त कहां है। नेशनल हेराल्ड की कई संपत्तियों को किराए पर भी दिया गया है, जिससे करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं। आज अदालत ने अपने फैसले में सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा लगाए गए एक आरोप का जिक्र भी किया है, जिसके मुताबिक दिल्ली में नेशनल हेराल्ड की बिल्डिंग से हर महीने 60 लाख रुपए का किराया आता है। सवाल यह है कि नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों का जो व्यावसायिक दोहन हो रहा है, वो पैसा आखिर किसके खाते में और किसकी जेब में जा रहा है। यहां पर एक सवाल आप सबके मन में भी आ रहा होगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं से अपने जीवन में लोन लिया होगा, लोन लेकर अपना घर बनाया होगा, लोन लेकर शायद अपनी कार ली होगी या किसी और चीज के लिए लोन लिया होगा, लोन लेकर अपने बच्चों की पढ़ाई पूरी की होगी। लेकिन क्या कभी आपको किसी ने इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है? आप सब जानते होंगे कि इंटरेस्ट फ्री लोन लेना कितना मुश्किल काम है। आप जाकर देखिए बाहर और किसी से पूछकर देखिए कि वो आपको इंटरेस्ट फ्री लोन दे सकता है या नहीं। लेकिन इस मामले में कितनी आसानी से इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया गया, इस बात को वही आम नागरिक समझ सकता है जिसने जीवन में कभी ना कभी कोई लोन लिया होगा और जिसने अच्छा खासा इंटरेस्ट उस लोन पर दिया होगा, ब्याज दिया होगा अपनी जेब काटकर। ये कुछ मुश्किल सवाल हैं जिनसे सोनिया गांधी और राहुल गांधी का सामना हो सकता है। वैसे यहां सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है, जो पूरा देश उनसे पूछना चाहेगा, कि उन्हें देश की किसी अदालत में पेश होने को लेकर इतनी बेचैनी या परेशानी क्यों है। वो अदालत में पेश क्यों नहीं होना चाहते? क्या सोनिया और राहुल गांधी एक आम नागरिक की तरह पटियाला हाउस कोर्ट में पेश नहीं हो सकते? और अगर वो निर्दोष हैं, जैसा कि उनके वकील कह भी रहे हैं, तो ये अपने आप में अदालत में पेश होने की एक और बड़ी वजह है, क्योंकि अगर आप निर्दोष हैं, आपने कोई गलत काम नहीं किया है, तो आपको देश की किसी भी आम नागरिक की तरह अदालत में पेश होना चाहिए, जैसे कि इस देश में हजारों लाखों नागरिक पेश होते हैं। इन दोनों को देश की न्याय व्यवस्था में भरोसा रखते हुए अदालत में पेश होने के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। अब सबकी निगाहें कल सुबह पर टिकी हैं और कल इस पूरे मामले पर हमारी भी विशेष नजर रहेगी। लेकिन मुझे लगता है कि पूरा देश आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी से यही उम्मीद करता होगा कि वो अदालत में पेश होने को लेकर अपनी जिद छोड़ दें और किसी भी आम नागरिक की तरह अदालत में पेश हो जाएं और अदालत का सम्मान बनाए रखें।